आरव फिर एक गुत्थे में फंस चुका था। वो किस रास्ते जाए इसका फैसला वो कर नहीं पा रहा था। इतना आसान होता है किसी से प्यार करके उसे छोड़ देना। आरव 27 सालों बाद अपनी माँ से मिल रहा था। अपनी माँ की सच्चाई को जानने के बाद भी वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा नहीं था और ना ही उसकी सौतेली माँ से इतना प्यार मिला था कि वो माँ की ममता समझ पाता। आरव बहुत ही न्यूट्रल था। वो अपनी माँ से मिलकर न बहुत ज्यादा खुश था और ना ही दुखी। एक पल के लिए उसने खुद अपने अंदर झांक कर देखा और सोचा कि ये सब कैसे हो सकता था। इतने सालों बाद वो अपनी माँ से मिला, फिर भी उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। माँ ने अगर डैडी को छोड़ दिया था तो उन्होंने किसी दूसरे इंसान से शादी की या नहीं की? क्या आज भी वो डैडी से ही प्यार करती हैं? और क्या डैडी भी इन्हें भूल पाए होंगे? इतना सब सोचने के बाद आरव को एक बात समझ में आई कि अमीश ने प्यार और अंबानी परिवार के बीच अपनी हैप्पी लाइफ को चुना तो शायद सही फैसला था। नहीं तो आरव को इतनी अच्छी लाइफ कैसे मिलती। लेकिन आरव ने उस लग्जरी लाइफ को छोड़कर एक मामूली लाइफ को जीने का फैसला किया था, क्योंकि उसे अदिति का प्यार मिला था जो उसके लिए किसी दौलत से कम नहीं था। अगर उसे और क्यारा को फंसाया न होता तो शायद आरव अंबानी परिवार में वापस जाने के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन एक बार वो वापस आ गया तो उसे खुद के लिए लड़ना ही होगा। अब वो अदिति के पास तब तक नहीं जा सकता जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेता। आरव कुछ देर तक शांत बैठकर ये सब सोचता रहा, फिर अचानक से वो बोल पड़ा, माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस शब्द ने अमृता के अंदर एक झंझनाहट पैदा कर दी थी। उसका चेहरा एक सुंदर फूल की तरह खिल उठा था और उसकी आंखों से आंसू चेहरे से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। माँ और बेटे को अलग हुए 27 साल हो गए थे और वो एक अच्छी लाइफ भी जी रही थी। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हर पल उन्होंने सिर्फ आरव को याद किया था। ओह मेरे बच्चे आरव। उन्होंने खुशी से आरव को गले लगा लिया और रोने लगी। आरव को थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और अपनी माँ को अच्छे से गले लगा लिया। आप प्लीज रोइए मत। आप मुझे बताइए कि इतने साल आप कैसे रहे? कहाँ थे आप इतने साल? और आपका नाम क्या है? मुझे तो अभी तक आपका नाम भी नहीं पता। मेरा नाम अमृता है और लोग मुझे अमृत भी कहते हैं। इतने सालों में मैं कई देश घूमी, नई जगहों को एक्सप्लोर किया। अमीश हमेशा मुझे पैसे भेजते रहे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। अमृता ने एक हैंड टॉल उठाया और अपने आंसू पोंछे। वो आरव की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। उन्हें देखकर लग रहा था आज वो बहुत खुश थी। एक मिनट रुको, तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अमृता एक छोटे बच्चे की तरह सोफे से जल्दी उठी और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक फोटो एल्बम लेकर आई और आरव के सामने रख दिया। ये देखो, कुछ यादें जो आज भी संभाल कर रखी हैं। आरव ने उस फोटो एल्बम को खोला और देखने लगा। देखते देखते अचानक वो शॉक्ड हो गया। एल्बम की सारी फोटो में सिर्फ आरव ही था। उसके जन्म लेने से बड़े होने तक की सारी फोटो उस एल्बम में थी। ये देखकर आरव बहुत हैरान हुआ। यहाँ तक कि वो सारी फोटोज भी उसमें थी जो आरव के पास भी नहीं थी। अच्छी फोटोज है ना? तुम्हें पता है, ये सारी फोटो अमीश ने मेरे लिए क्लिक की थी और मैंने बचपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक की फोटो को प्रिंट करवा कर फोटोज कलेक्शन में रख ली। आरव उन हर एक फोटो को बड़े गौर से देख रहा था। किसी में वो वाटर पार्क में नहा रहा था तो किसी में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। किसी फोटो में वो पेरिस घूम रहा था तो किसी फोटो में रो रहा था। हर फोटो उसकी यादों को ताजा कर रही थी। उसे याद आया कि अमीश हमेशा अपने साथ एक कैमरा लेकर चलते थे जिसमें सिर्फ आरव की फोटोज ही होती थी। हर बार जब भी मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं इस एल्बम को निकाल कर पूरा दिन देखती रहती। तुम्हें पता है, मैंने हर फोटो के पीछे डेट और प्लेस भी लिखा है। ये सब देखकर आरव का गला धीरे धीरे भरने लगा। वो बिना सर उठाए सिर्फ फोटोज को देखे जा रहा था और उसकी आंखों में बह रहे आंसू की बूंदें उस फोटोज पर धीरे धीरे गिर रही थी। अमृता हमेशा आरव की परवाह करती थी, लेकिन कभी भी उसने आरव के करीब आने की कोशिश नहीं की। माँ, इन सब के बाद आपने शादी किया? नहीं, वैसे मैं और अमीश अलग हो चुके थे, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहे, उसी जगह जहां वो पहले दिन से थे। और तो और तुम्हारे डैडी ने भी शर्त रख दी थी कि अगर मैंने किसी से शादी की तो वो मुझे पैसा नहीं देंगे। वैसे सच कहूं
तो वो मुझे कहीं जाने देना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। वैसे ये सच भी था। कोई भी अमीर और पावरफुल इंसान कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे की माँ उसके अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ रहे, और ये बात आरव अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि तलाक होने के बाद भी आरव ये नहीं चाहता था कि अदिति किसी और के पास जाए, ये सोचकर कि फ्यूचर में वो एक साथ रहेंगे। वैसे मैं इन सालों में बेकार नहीं बैठी रही। अमीश ने जो पैसे मुझे भेजे उनसे मैंने बहुत कुछ नई चीजें सीखी। फिर मैंने खुद की एक लग्जरी ब्रांड कंपनी बनाई, जिससे अब मुझे अमीश के पैसों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। अमृता के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। जब भी अमीश उसे पैसे भेजता था तो उसे लगता था कि वो एक ऐसी प्रेमिका है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। आज जब उसके पास खुद की कंपनी थी और उसका खुद का इनकम सोर्स था, तो अब वो जो चाहती थी वो कर सकती थी। अब वो खुद को फ्री फील करती थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे नाना नानी को भी अपने साथ रखा, उन्हें भी घुमाया, लेकिन उन्हें अपना शहर ही पसंद आया, इसलिए वो वापस चले गए। अब कभी कभी मुझसे मिलने आ जाते हैं। आरव अपनी माँ को देख रहा था। वो बहुत खुश थी, जैसे आज आरव से मिलकर उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिली हो। आरव अभी तक सोचता था कि उसका कोई परिवार नहीं था। उसे लगता था कि वो अंबानी परिवार का कभी हिस्सा नहीं था। इसलिए जब अदिति प्रेग्नेंट हुई तो सबसे ज्यादा खुशी आरव को हुई थी, अपने परिवार के बारे में सोचकर। मैं भी अपने नाना नानी से मिलना चाहता हूँ। हमेशा समर वेकेशन में दूसरों को अपने नाना नानी के घर जाते देखा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। कुछ दिनों तक आरव और अमृता दोनों एक साथ रहे। आरव को अभी अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लग रहा था। अमीश ने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अमीश ने जानबूझकर उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया था। 5वें दिन आरव के पास रीना का एक टेक्स्ट मैसेज आया। सर, मुझे अभी खबर मिली है कि अदिति बीमार है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये मैसेज रीड करते ही आरव चौंक गया था। उसने तुरंत रीना को फोन किया। क्या हुआ अदिति को? वो ठीक है ना? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ लोग अदिति पर नजर रखने के लिए भेजे हैं। वो अभी हॉस्पिटल जाकर सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही मुझे देंगे, मैं तुरंत ही आपको बताऊंगी। ओके रीना, जितनी जल्दी हो ये पता करो। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। आरव ने फोन कट कर दिया। आरव होटल के रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसकी चाल में टेंशन साफ दिख रही थी। कुछ ही मिनट में रीना ने उसे फिर से फोन किया। बिना देरी किए आरव ने जल्दी से फोन पिक किया। रीना बताओ, क्या हुआ अदिति को? डॉक्टर्स ने बताया कि अदिति मानसिक रूप से बीमार है। वो उदास रहती है, किसी से बात नहीं करती, बस अपने रूम में अकेली बैठी रहती है। खाना भी अच्छे से नहीं खा रही, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद क्या रीना, तुम शांत क्यों हो गई? तो उसे मिसकैरेज हो सकता है। आरव एकदम से ब्लैकआउट हो गया था। वो जानता था कि अदिति की इस हालत के पीछे उनका तलाक था। रीना फोन पर ही थी, उससे बिना पूछे नहीं रहा गया। सर, क्यों ना मैं अदिति के पास जाऊं और उसे सब सच बता दूं? जब उसे ये पता चलेगा कि आपने उसके लिए कंपनी खरीदी, हमेशा उसकी हेल्प की, तो कंफर्म है कि उसका मन बदलेगा। उसके बाद आप फिर से शादी कर लीजिएगा। नहीं रीना, अदिति को कंपनी के बारे में कुछ मत बताना। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन कंपनी वाली बात नहीं। आरव ने फिनिक्स एंटरटेनमेंट और कल्चर कंपनी इसलिए ओपन की थी क्योंकि वो अदिति को एक बेहतर लाइफ देना चाहता था। भले ही उन दोनों का तलाक होने वाला था, लेकिन अभी भी आरव के दिल में अदिति के लिए प्यार था। एक गलतफहमी की वजह से हुआ तलाक उनके बीच के प्यार को कम नहीं कर सकता था। जल्दी या देर से वो उसके शहर लौटकर अदिति और उसके पेट में पल रहे बच्चे से फिर से मिलेगा। इसलिए वो नहीं चाहता था कि अदिति की तबीयत खराब हो, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आरव अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अदिति को ऐसा ना लगे कि आरव उसे पैसों की पावर दिखा रहा था और उसे पैसों से खरीदना चाहता हो। रीना को आरव के दिमाग में चल रही बातें कभी समझ में ही नहीं आती थी। वो अपने दिमाग में कुछ कुछ सोच रही थी जिससे अदिति का मन बदला जा सके। उसे नौकरी से निकाल देते हैं, फिर आरव सर की हेल्प लगेगी। नहीं, आरव सर इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे।
अगर अदिति के परिवार पर कोई बात आए तो? अदिति पैसों की लालची नहीं थी, इसलिए उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता था। अगर अदिति को जरा भी हिंट लग गई और उसके दिमाग में आरव की गलत इमेज बन गई, तो फिर वो कभी आरव से मिलने को तैयार नहीं होगी, चाहे उसके लिए पूरी जिंदगी ही आरव से दूर रहना पड़े। लेकिन वही राकेश जी और बीना जी दोनों पैसों के लिए पागल थे। उन्हें पैसे देकर कुछ भी करवाना बहुत आसान था और ये बात आरव बहुत अच्छे से जानता था। रीना, आप राकेश जी और बीना जी से मिलो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और एक सीक्रेट डील करो कि अगर उन लोगों ने अदिति की तबीयत ठीक कर दी और बच्चे ने अच्छे से जन्म ले लिया तो 10 लाख रुपए देंगे। नहीं, 50 लाख रुपए देंगे। आरव सर, अगर 5 करोड़ भी देना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राकेश जी और बीना जी इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि इतने पैसे देने के पीछे के कारण को ना समझ पाते। इस बात पर वो अपना दिमाग जरूर लगाते कि रीना का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर भी इतने पैसे क्यों? रीना, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी तरह अदिति को पता ना चले। बस अगर अदिति को पता चल गया तो। आरव बोलते बोलते रुक गया था। ऐसा लग रहा था वो हर कदम बहुत ही फूक फूक कर रख रहा हो। अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। ठीक है सर, आप चिंता मत करिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है। अगर राकेश जी और बीना जी ने मुझसे पूछा कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँ? हाँ, तुम उन्हें बताना कि तुम सेलिब्रेट हो और तुम्हें बच्चा चाहिए, इसलिए तुम ये कर रही हो। ये सुनकर रीना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अपने बॉस के बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी इज्जत को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गई। आरव सर, मुझे फ्यूचर में शादी भी करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपके बच्चे के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगी। वैसे सर, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। हाँ बोलो। सर, आपने जो फिनिक्स लाइव स्ट्रीम के स्टॉक्स बाय किए थे, उसने तो सेंसेक्स ही पार कर दिए हैं। वो तो बढ़कर 90 करोड़ तक पहुंच गए हैं। आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ। आधा शेयर मनी कियारा जी को देना है और आधा कंपनी के फंड्स में जमा कर दिया जाएगा। आरव को उम्मीद तो थी कि ये शेयर बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये नहीं सोचा था। इससे एक चीज तो क्लियर थी कि फिनिक्स लाइव स्ट्रीम इस समय फल फूल रहा था। कियारा का जिक्र आते ही आरव को उसकी टेंशन हुई। अच्छा, कियारा कैसी है? हालांकि आरव और कियारा के बीच जो कुछ भी हुआ उससे आरव को लग रहा था कि कियारा का बहुत नुकसान हुआ है। सर, इस घटना के बाद कियारा को ऑनलाइन स्ट्रीम पर बहुत कुछ सुनना पड़ा और लोगों ने बहुत सारी बातें कही। वैसे हम सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब का असर कियारा के करियर पर बुरी तरह पड़ा है और उसने। रीना कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। आरव को ये चुप्पी थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा जैसे रीना उससे कोई बात छुपा रही हो। आरव ने जब थोड़ा फोर्स किया तब उसने पूरी बात बताई। सर, कियारा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है। वो कुछ टाइम के लिए कहीं दूर जाना चाहती है और फिर कभी वो शहर वापस नहीं आएगी। ये उसका फैसला है सर। वैसे वो जो कर रही है वो सही है। कम से कम उसे अदिति से नजरें झुकाकर मिलना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आरव को बहुत बुरा लगा। वो जानता था कियारा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी पसंद थी। इस फैसले को लेने से पहले कियारा ने अपने मन को कितना मजबूत बनाया होगा। जिस लड़की को हजारों लोगों का पीछा करना, कैमरे के सामने एक्टिंग करना और स्पॉटलाइट में खड़े रहना पसंद था, उसका एकदम से ये फैसला लेना कहीं ना कहीं शो कर रहा था कि कियारा बहुत हर्ट हुई थी। अब कियारा से ये सब छिन गया था। उसके पास कितने भी पैसे हो, लेकिन एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा तालियों की गूंज अच्छी लगती थी, जो अब कियारा के पास नहीं थी। आरव कुछ देर तक इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। ठीक है, अब कियारा ने फैसला ले ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी उसे जो ठीक लग रहा है उसे करने दो। आरव सर, एक और बात, आपकी सेक्रेटरी रश्मि ने रिजाइन दे दिया है। ये सुनते ही आरव के सामने रश्मि का चेहरा आ गया। जब उसने रश्मि को पहली बार देखा था तो वो सभी लोगों में बहुत अलग दिख रही थी। वो अपना काम बहुत ही सीरियस होकर करती थी, लेकिन आरव के काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग था, जो रश्मि से कभी मैच नहीं हुआ। क्या रश्मि चली गई? ठीक है, उसे भी जाने दो। आरव ने ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये लोग ना ही एक दूसरे को पहले से जानते थे और ना ही दोस्त थे, इसलिए आरव को रश्मि के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इन सारी बातों के हो जाने के बाद
रीना कुछ देर के लिए शांत हो गई, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। बॉस, आप वापस कब तक आएंगे? वो क्या है कि मैं अकेले कंपनी संभाल रही हूँ, अकेले कंपनी संभाली नहीं जा रही, बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। मैंने जो तुम्हें सिखाया है तुम उसी तरह काम करते रहो। जो काम तुम्हें नहीं आता उस काम के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढो। जब तक तुम एम्प्लॉयज को संभाल रही हो तब तक कंपनी चल रही है। और मैं अभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन जल्दी लौटूंगा। ये सारी बात करने के बाद आरव ने फोन कट कर दिया था। वो चुपचाप होटल के विंडो के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ। तभी अमृता पीछे से आई। आरव, क्या हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? आरव ने अमृता की तरफ मुड़कर देखा। उसका चेहरा उदास था। अमृता से उसका खून का रिश्ता था, इसलिए इतनी जल्दी ही उसे अपनी माँ से लगाव हो गया था। माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर अमृता चौंक गई थी। अचानक ही उसके चेहरे की खुशी उदासी में बदल गई। 27 साल बाद वो दोनों फिर से मिले थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही पलों में वो दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। अमृता ने खुद के इमोशन को छुपाने की कोशिश की। एक आदमी के अंदर एम्बिशन होना चाहिए। ऐसा लग रहा है तुमने जाने का पूरा मन बना लिया है। आरव ने कुछ नहीं बोला, बस अमृता के करीब आकर उसे जोर से गले लगा लिया। चलो आज रात में आपको डिनर पर ले चलता हूँ। आरव और अमृता ने एक साथ डिनर किया और उस रात आराम करने के बाद आरव अमृता से बिना मिले चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी माँ की उदास आंखें नहीं देख पाएगा। इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधे अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने डैड से मिलने अंबानी परिवार के आइलैंड पर वापस चला गया। डैड, तो क्या तुमने सोच लिया है? अमीश सी के किनारे आराम से बैठा हुआ था और आरव को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कुछ कुछ बातें अमृता ने आरव के बारे में बताई थी। डैड, बंसल फैमिली में शादी करने के अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे मैं परिवार में अपनी पोजीशन फिर से बना सकता हूँ? नहीं आरव, ये इम्पॉसिबल है। अब लगभग सभी बड़े स्टेट्स के लीडर्स तय हो चुके हैं और अभी तक तुमने अपनी पोजीशन तक हासिल नहीं की है। अगर तुम उनकी पावर उनसे छीनने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें सहन नहीं करेंगे। जो रास्ता मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो सबसे तेज और आसान है। पहले तुम बंसल परिवार की बेटी से मिलो और उसके साथ रहो। क्या पता तुम उससे प्यार कर बैठो। ओके डैड, अब आपने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ सोच ही लिया है, तो अब आप ही उससे मिलने का अरेंजमेंट भी कर दीजिए। अगली सुबह आरव अपने रूम में तैयार होकर खुद को प्रेजेंटेबल बना रहा था। उसने हेयर स्टाइल सेट की, प्रॉपर टक्सीडो सूट पहना। वो जानता था कि उसका ड्रेसिंग सेंस किसी को भी दीवाना बना सकता था। आरव खुद को मिरर में देख रहा था। पता नहीं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकता। इतना बोलकर आरव अपने रूम से निकलकर नीचे लिविंग एरिया में आया। वो बिल्कुल रॉयल प्रिंस की तरह लग रहा था। आरव सीधे अपनी प्राइवेट क्रूज में बैठकर मुंबई के ताज होटल आ गया था। उसने अपनी रोलेक्स वॉच में टाइम देखा तो वो 10 मिनट पहले पहुंच चुका था। उसने एक कॉफी ऑर्डर की और आराम से न्यूज़पेपर रीड करने लगा। कुछ ही देर बाद एक लड़की स्पार्कल गाउन पहने हुए उसके पास आई। हेलो, क्या आप आरव अंबानी हैं? आरव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया था। सामने खड़ी लड़की काफी मोटी थी। उसका फेस बच्चों की तरह था, लेकिन उसका वेट कम से कम 70 प्लस होगा। जी, मैं ही आरव अंबानी हूँ। आप कौन है? उस लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ आरव की तरफ देखा और आरव के साथ उसके काउच पर आराम से बैठ गई। हाय, मैं तृप्ति बंसल हूँ। अब तो आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। डैड मुझे इससे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। आमतौर पर अमीर घरों की औरतें अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं, अपने डाइट का पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया था। आरव बस तृप्ति को देखे जा रहा था। आरव पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो इस हेल्दी लड़की से तो शादी बिल्कुल ही नहीं करेगा। तृप्ति ने देखा आरव बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। उसने खुद के चेहरे को छू कर देखा। क्या हुआ? मेरे चेहरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? चेहरे पर कुछ लगा है क्या? आप ऐसे देखकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आरव ने अजीब ढंग से स्माइल की और जल्दी से खड़ा हो गया। सॉरी, वो मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि। आरव अपनी पूरी बात बोलता उससे पहले ही तृप्ति ने आरव की बात को कट कर दी थी और हाथ दिखाकर उसे शांत कर दिया। हाँ, यही ना कि आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी मोटी हूँ। आपको मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं?
हमें तो बात भी नहीं करनी चाहिए। आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर तृप्ति खड़ी हुई और गुस्से में वहां से जाने लगी। पहले तो आरव को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, फिर जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मिस तृप्ति, मेरा मतलब ये नहीं था। सॉरी मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ हो तो। अब आप यहाँ तक आई हैं तो क्यों ना हम कुछ देर बातें ही कर लें। सच तो यह है कि जो बाहर दिखता है हम उसको सच मान लेते हैं, लेकिन इनर सोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो यही मानता हूँ। आपको क्या लगता है? आरव ने इतना कुछ बोल तो दिया था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसने कितनी ऊपरी सतह पर ये बात कही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को दिखाने के लिए बोल रहा हो। फिर भी आरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। आपको पता है, इस दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनका दिल आपकी तरह होता है, बाहर से कड़क और अंदर से नरम। ये सुनकर तृप्ति के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अब उसे आरव की बातें अच्छी लग रही थी। सच में आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। आप पहले प्ले बॉय थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ सुंदर लड़कियाँ आपके आसपास मंडराती रहती थी। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वैसे मैं इससे इनकार नहीं करता। आप तो जानती ही हैं, यंग एज में ये सब हो ही जाता है। उस वक्त सही और गलत की समझ ही नहीं होती। वो सब मेरे यंग एज के किस्से थे। अब कोई बुरी आदत नहीं है मुझ में। तृप्ति ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके आरव की तरफ घूर कर ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है जिन लोगों का कैरेक्टर खराब होता है वो कभी नहीं बदलते, हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्या पता आप सच बोल रहे हैं या झूठ। हो सकता है आज भी आप वैसे ही हों। तृप्ति की बात से लग रहा था कि वो आरव की बातों पर तंज कस रही थी। आरव ने हल्की स्माइल की। मिस तृप्ति, आप काफी स्ट्रेट बात करती हैं। मैं पहली लड़की से मिल रहा हूँ जो रिच फैमिली में होकर इतनी स्ट्रेट वे में बात करती है। नहीं तो बिना डिप्लोमेट हुए कोई बात ही नहीं करता। हालांकि आरव तृप्ति से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अंबानी परिवार में अपनी पोजीशन को पाने के लिए बंसल फैमिली से अपने संबंध अच्छे बनाने थे, जिसका वो पूरी तरह से फायदा उठा सकता था। अब चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे, उसे तृप्ति को एंटरटेन करना ही था। उसका आइडिया बिल्कुल सिंपल था, अपनी पोजीशन को पाना और फिर तृप्ति को सारी बात बता देना। आरव तृप्ति के पास गया और स्माइल करते हुए पोलाइट वे में उसे बैठने का इशारा किया। फिर तृप्ति थोड़े एटीट्यूड में आरव को देखते हुए काउच पर बैठ गई और फिर आरव भी अपने सूट को ठीक करते हुए तृप्ति के बाजू में बैठ गया। मिस तृप्ति, तो बताइए। प्लीज मुझे मिस तृप्ति मत बोलिए, नॉर्मल मेरा नाम लीजिए। अब अंबानी फैमिली और बंसल फैमिली बहुत जल्दी एक होने वाली है, तो ये मिस बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे आप कहने की भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर तृप्ति आरव को देखकर स्माइल करने लगी। उसके चेहरे की स्माइल साफ बता रही थी कि उसके अंदर एक उम्मीद जाग रही थी। आरव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना नाटक जारी रखा। ओके तृप्ति, जैसे तुम कहो। और हाँ, अब तुम भी मुझे आप नहीं बोलोगी, नॉर्मल मेरा नाम लेकर बोल सकती हो। हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं, क्यों ना कुछ खाने को ऑर्डर कर लें। जैसे ही तृप्ति ने खाने की बात सुनी, उसका चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में खुशी दिखने लगी थी। नेकी और पूछ पूछ। वैसे सच कहूँ तो मुझे काफी देर से भूख लग रही थी। आरव ने पास में खड़े वेटर को इशारा किया। वेटर तुरंत मेन्यू कार्ड लेकर आरव के पास आया। आरव ने तृप्ति की तरफ देखा। लेडीज फर्स्ट, पहले तुम ऑर्डर करो। ठीक है, मुझे 1 प्लेट मालाबार लॉबस्टर करी, 1 प्लेट मुगलई कबाब, 1 प्लेट दही कबाब, नहीं 2 प्लेट कर दीजिए, और 1 प्लेट ट्रफल विद बिरयानी, और हाँ 1 प्लेट कुलचे के साथ कश्मीरी नादरू यखनी। तृप्ति ने अकेले ही दर्जन भर डिश ऑर्डर कर दी और फिर उसने मेन्यू कार्ड आरव को दे दिया। मेरा हो गया, अब तुम ऑर्डर कर लो। आरव ने स्माइल करते हुए मेन्यू कार्ड लिया और वेटर को दे दिया। इतना बहुत है, मैं कुछ और ऑर्डर नहीं करूंगा। बस मेरे लिए 50 ईयर ओल्ड रेड वाइन ले आइए। वेटर इतना सुनकर जाने लगा। तभी तृप्ति ने वेटर को रोका। आरव को लगा अभी और कुछ भी बाकी रह गया था कि तभी तृप्ति ने आरव की तरफ देखा। आप अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्या? ये सब तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। ये सुनते ही आरव शॉक्ड हो गया था। क्या तुम ये सब खा लोगी? बिल्कुल, नहीं तो मैं इतना ऑर्डर ही क्यों करती। मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। आरव ने वेटर की तरफ देखा और एक सैंडविच का ऑर्डर दिया। वेटर ने ओके बोलकर वहाँ से चला गया था। जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा था तब तक दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे। तुम अंबानी ग्रुप्स में क्या संभालते हो? ज्यादा टाइम तुम अपने काम में बिजी रहते हो क्या? आरव सोच रहा था कि उसके डैड ने बंसल फैमिली से उसके बारे में क्या कहा था।
कुछ देर तक तो वो सोचता रहा कि क्या बोलूं, फिर उसने सच बोलना ही सही समझा। कुछ साल पहले मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिस कारण फैमिली ने मुझे बिजनेस से अलग कर दिया था, जिस कारण आज भी मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मुझे फिर से अपने फैमिली बिजनेस में पोजीशन मिल जाएगी। तृप्ति बैठकर आरव की बात सुनती रही। ये सब सुनने के बाद उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो आरव को उतना सीरियस पर्सन नहीं समझ रही थी। मतलब अंबानी परिवार में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे देखा जाए तो बंसल ग्रुप्स की मैं ही वारिस हूँ। हालांकि हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी वैल्यू बहुत है। तृप्ति बात करते करते ऐसे बैठ गई जैसे अब वो आरव को अपने सामने कुछ भी नहीं समझ रही हो। हाँ, अब मुझे समझ आया। तुम्हारे डैडी ने ये शादी इसीलिए तय की ताकि तुम अंबानी फैमिली में अपनी जगह फिर से हासिल कर सको और अपनी पोजीशन पा सको। तो सोचो, अगर मैं शादी के लिए ना कहूँ तो तुम्हारा आगे बढ़ना तो मुश्किल है। तृप्ति की बातें बिल्कुल तीर की तरह आरव को चुभ रही थी। ये सब सुनकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ फायदा उठाने के लिए शादी कर रहा था। तृप्ति की बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि आरव की जगह कोई और होता तो अभी तक गुस्से से आग बबूला हो जाता। हालांकि आरव ऐसा इंसान नहीं था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए। भले ही तृप्ति की बातें सुनने में अच्छी ना हो, लेकिन वो सच कह रही थी। और ये बात तो सच थी कि आरव ये सब अपनी खोई हुई पावर को पाने के लिए कर रहा था। तृप्ति, अच्छी बात है कि तुम सीधी साफ बात बोलती हो, लेकिन तुम आधा सच बोलती हो। आधा सच? मैं समझी नहीं। आरव ने तृप्ति को देखा और बड़े शांत अंदाज में अपनी बात समझाने लगा। तुमने कहा मैं शादी करने के बाद अंबानी ग्रुप्स में अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूँ। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही थी, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे बिना ये कर पाना मुश्किल होगा, तो ये गलत था। आरव स्माइल करते हुए अपनी बात बोल रहा था। वो जानता था प्यार से किसी की इंसल्ट कैसे की जाती है। अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा उसे अपनी मेहनत पर पाया है। कभी भी अपनी फैमिली के सामने हाथ नहीं फैलाए। मुझे आज भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात समझ गई होंगी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये लंच मेरी तरफ से था। एंजॉय योर मील। इतना बोलकर आरव खड़ा हुआ, अपना टक्सीडो सूट ठीक किया और अपनी वॉच में टाइम देखकर बिना कुछ बोले होटल के बिल काउंटर की तरफ चला गया। तृप्ति नाराजगी से आरव को जाता हुआ देख रही थी। उसने भी आरव को रोकने की कोशिश नहीं की। आरव ने बिल पे किया और होटल से बाहर चला गया। वो वहां से निकलकर अपने प्राइवेट क्रूज पर बैठा हुआ था और तृप्ति की बातों को बार बार सोच रहा था। तभी अमीश का कॉल आया। डैड, आपने बोला था तृप्ति बंसल से मिलने के लिए। मैं मिल लिया, लेकिन आरव अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि अमीश ने बीच में ही उसकी बात कट कर दी थी। मैं जानता था बेटा, तुम्हें तृप्ति पसंद आएगी। ये सुनते ही तुरंत आरव के सामने तृप्ति का मोटा शरीर और ज्यादा खाने वाली शक्ल सामने आ गई। शादी का सोच कर ही आरव झुंझला उठा था। डैड, मेरी बात तो सुनिए। तृप्ति और मैं, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बेटा। मिस्टर बंसल का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि तृप्ति को तुम बहुत पसंद आए हो और उसका कहना है कि वो तुम दोनों की सगाई से पहले कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताना चाहती है, ताकि तुम लोग एक दूसरे को और अच्छे से जान सको। ये सुनते ही आरव चौंक गया। वो अपने क्रूज के बैक एरिया में खड़ा होकर सोचने लगा। उसको ये अच्छा लगा, लेकिन उसकी बातों से तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था। वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है? आरव को अमीश की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस तरह आरव उस होटल से निकल कर आया था, इस तरह तो कोई भी लड़की उसे शादी के लिए मना ही करती, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। आरव ने फिर भी अमीश से कंफर्म किया। डैड, मुझे एक बात बताइए, ये तृप्ति का फैसला या बंसल फैमिली का? आरव सोच में पड़ गया था। क्या तृप्ति सचमुच में उसमें इंटरेस्टेड थी या फिर बंसल फैमिली ने तृप्ति पर शादी का प्रेशर डाला था ताकि अंबानी परिवार के साथ रिश्ता बन सके? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मिस्टर बंसल ने फोन करके ये सब कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि तृप्ति को तुम पसंद नहीं। आरव, मैं इस शादी को तुम्हारे लिए ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अंबानी ग्रुप्स की पावर देना चाहता हूँ। तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। बहुत जल्द तुम्हारे पास अंबानी ग्रुप्स की एक अच्छी पोजीशन होगी। अमीश की आवाज में खुशी दिख रही थी। उसे अगर किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो वो आरव ही था। आरव ने इन 3 सालों में सबसे दूरी बना ली थी और अमीश आरव की पोटेंशियल जानता था। अगर आरव को मौका मिला तो वो अंबानी ग्रुप्स के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वैसे तुम हो कहाँ? जल्द से जल्द घर आ जाओ।
हमने काफी लंबे समय से फैमिली रियूनियन नहीं किया है। तुम्हारा भाई अंबानी ग्रुप्स के इंटरनेशनल बिजनेस का CEO बन गया है। इसी बात पर आज मिलकर पार्टी करते हैं। हालांकि बचपन में दोनों भाई काफी क्लोज थे, लेकिन जब आरव को पता चला कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ नहीं है, तो उसने अपने भाई से भी दूरी बना ली थी। दोनों भाइयों में खुद से ज्यादा अपने चाचा के बच्चों से दोस्ती थी, और इस 3 सालों में आरव उन सब से और भी ज्यादा दूर हो गया था। डैड, अभी तो मैं बाहर हूँ, मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है। शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वैसे बेटा, तुम्हारी माँ प्रमिला तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आरव, मैं जानता हूँ कि प्रमिला ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन उसने तुम्हें पाला है। क्या तुम पूरी जिंदगी उससे दूर रहोगे? डैड, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके डैड, बाय। आरव क्रूज में बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। पूरे समुद्र में सिर्फ अकेली यही एक क्रूज दिख रही थी। आरव चेयर पर बैठा डूब रहे सूरज को देख रहा था। वो अंदर से बहुत अकेला फील कर रहा था। बचपन से उसकी सौतेली माँ ने प्यार करने का दिखावा किया था। दूसरों के सामने आरव को अपना सबसे करीबी बेटा माना, लेकिन अकेले में हमेशा उससे नफरत की थी। जिन गलतियों की सजा आरव को मिली थी, उसे लगता था उसके पीछे उसकी सौतेली माँ थी। इसलिए आरव के लिए घर जैसा कुछ था ही नहीं। वो बस नाम के लिए उस जगह पर रहता था। आरव अपनी आंखें बंद करके तेज समुद्र की लहरों को सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ बंसल फैमिली के विला के एक रूम में तृप्ति, जो अभी आरव से मिलकर आई थी, वो किसी से बात कर रही थी। तृप्ति, मुझे वो आरव अच्छा नहीं लगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, और तो और 1 नंबर का घमंडी है। तुमने मुझे डेट पर जाने के लिए कहा ही क्यों? वहाँ सोफे पर एक सुंदर लड़की बैठी थी, जिसका रंग गोरा और इतनी सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। असल में वो थी तृप्ति बंसल, और जो आरव से मिलने गई थी वो तृप्ति की दोस्त निधि थी। सच तो ये था, अगर आरव असली वाली तृप्ति बंसल से मिलता तो वो एक नजर में पहचान जाता, क्योंकि तृप्ति कोई और नहीं बल्कि आरव की सेक्रेटरी रश्मि ही थी। निधि, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब डैडी ने मुझसे इस शादी का जिक्र किया था, तो मैंने पहले ही आरव के बारे में सारी जानकारी जुटाना शुरू कर दी थी। ये बात तो सच है कि पूरे अंबानी फैमिली में उसके जैसा काबिल लड़का और कोई नहीं है। तृप्ति की बात सुनकर निधि शॉक हो गई थी। उसे लगा सिर्फ उसी ने आरव को देखा था, लेकिन तृप्ति तो पहले से ही आरव की जन्म कुंडली निकाल कर बैठी थी। तो फिर तुझे तो उसके बारे में सब पता होगा। हाँ, वो अमीश जी की नाजायज औलाद है, और वो ही आरव को अंबानी परिवार में लेकर आए थे। बाद में अमीश जी ने एक रिच लड़की से शादी की, और फिर उसकी सौतेली माँ ने उसे पाला। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा। ये सुनकर निधि के इमोशन चेंज हो गए थे। वो बिना कुछ बोले वहीं सोफे पर बैठ गई। इसका मतलब उसे भी सौतेली माँ ने पाला था। तृप्ति, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। निधि की बात सुनकर तृप्ति एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल निधि को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। नहीं तृप्ति, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। प्लीज इसे सीरियसली मत लेना। तृप्ति ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वो सोफे से उठकर विंडो के पास आकर खड़ी हो गई थी। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नहीं कहा, इसलिए मैं बुरा नहीं मान रही। मैंने तो ये भी सुना है कि आरव ने 3 साल पहले कुछ बड़ी गलतियां की थी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे निकाल दिया। फिर आरव 3 साल तक एक छोटे शहर में रहने लगा, जहां उसे कोई नहीं जानता था। अच्छा ये तो बताओ, उसने क्या गलती की थी? ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे मुझे ये सब अंबानी फैमिली के मेंबर ने ही बताया था। उससे भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि एक बड़ी बात थी जिसे अंबानी फैमिली खुद छुपाना चाहती थी। तृप्ति ने निधि को आरव की लाइफ के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह वो आरव से मिली थी और उसकी सेक्रेटरी बनकर उसके साथ काम भी किया था। जैसा तृप्ति ने आरव के बारे में सुना था, उससे मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ही अलग इंसान था। ये सब सुनकर निधि को आरव के बारे में जानने की और इच्छा हुई। जब तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानती थी, तो उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम ही बंसल फैमिली की बेटी तृप्ति बंसल हो?